हेलो एवरीवन। सो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स किया था उसमें हमने, है ना। तो आई होप आपने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस किए होंगे। मैंने भी आपके साथ कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के, कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें। आपने उन्हें यूज करके क्वेश्चंस किए होंगे। मैंने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस भी दिए थे, मुझे लगता है आपने ट्राई किए होंगे। तो आज आप उनके सोल्यूशन भी देख लीजिए। लेट्स सी कि आपने सही किए हैं या गलत किए। गलत किए हैं तो कहां पे गलती हुई है। ओके, तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन थे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये सर्किट बनाया था मैंने और मैंने आपसे ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस पूछा था। अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली याद हो, पहले मैंने ऐसे सर्किट बनाया था ना, तो ये तो आपको क्लियर कर भी दिया था मैंने उसी टाइम, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे इन लाइंस में भी यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया था, सी कैपेसिटर लगा दिया। तो इससे हुआ क्या था बेटा, देखो अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल ए है तो यहाँ पे पोटेंशियल ए नहीं मान सकते, यहाँ पे हमें कुछ और मानना पड़ेगा। लेट्स से एक्स लिख लेते हैं ना। अब सिमिलरली यहां से यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं लिख सकते, यहाँ पे कुछ लेट्स से वाई ले लेते हैं। क्लियर है, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है ए एंड बी के बीच में। अब इसको करने का क्या मेथड है, तो सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लिए। देखो ये ए है, ये वाई है, ये एक्स है, ये बी है, ठीक है। जब ये बेटा कैपेसिटर्स नहीं लगे हुए थे तो एक्स ए ही रह गया था और ये वाई बी ही रह गया था, वहां पे तीनों पैरेलल्स में आगे थे। बट यहाँ पे 5 कैपेसिटर्स है और इन कैपेसिटर्स के क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, तो इसी वजह से क्या हुआ बेटा, ये एक्स एंड वाई पॉइंट है, ए एंड बी पॉइंट नहीं है। तो अब इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं आपको। लेट्स से ए बी। अगर आप देखोगे बेटा इस कैपेसिटर को, ये जो पहले वाला कैपेसिटर है, ये कौन कौन से पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ये ए एंड वाई के बीच में लगा हुआ है। लेट्स से ए एंड वाई के बीच में, तो ये वाई पॉइंट लेट कर लेते हैं। ये कैपेसिटर किसके बीच में लगा हुआ है, ए एंड एक्स के बीच में लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर को ए एंड एक्स के बीच में लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ये वाला भी हो गया, फिर ये सॉरी ये वाला हो गया, ये वाला वाई एंड एक्स के बीच में लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर को वाई एंड एक्स के बीच में लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ये कैपेसिटर एक्स एंड बी के बीच में लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर को एक्स एंड बी के बीच में, और फिर ये कैपेसिटर बी एंड वाई के बीच में है, तो ये रहा बी एंड वाई। तो अब आपको पता चल ही गया होगा ये क्या करना चाहता हूं मैं, है ना। तो देखो बेटा इसी सर्किट को मैंने सिंप्लीफाई करके ये बना लिया है। तो ये क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। बेटा इनकी रेशो देखो बेटा, इनके साथ बन रही है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसका मतलब है ये बीच वाला कैपेसिटर हटा देंगे, ठीक है। अब इस सर्किट को देख के इतना इजीली नहीं पता चलेगा कि इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जब इसको मैंने ऐसे बना लिया तब क्लियर हो गया। तो यही इसीलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस। बेटा क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये पॉइंट मार्क्स कैसे करके दिखाया मैंने, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है फिर उसको मैंने सिंप्लीफाई सर्किट कर, एक सर्किट में सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। इस नेटवर्क को ऐसे भी बना सकते हो आप। मैंने कोई यहाँ पे बेटा मॉडिफिकेशन नहीं की, सिंपली सर्किट को अनदर वे में बना लिया। इससे क्या हुआ, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट किया था वो बन गया हमारे पास, है ना। बिल्कुल वैसी शेप बन गई। इसको भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हो बेटा, बट क्या है ये आपको दिख नहीं रहा था ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बट जैसे ही इसको मैंने ऐसे बना दिया तो क्या हो गया बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने लग गया। तो जैसे ये दिखा अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सीरीज में हो जाएंगे। तो सी और सी कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो क्या होगा, C/2। सिमिलरली नीचे भी क्या हो जाएगा, C/2। तो कुछ ये इस तरह से बन गया ना, ये बी पॉइंट है, ये आपके पास ए एंड बी। तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो C/2 प्लस C/2 C हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो C आपका आंसर है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी ए एंड बी के बीच में, C आ जाएगी आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये देखो एक बार इसको ऐसे बना लिया, उसके बाद इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी। बस बात ही इसको इस तरह से इमेजिन करने की। तो आप प्लीज क्वेश्चंस ट्राई करो बेटा, जितने कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये ट्रिक है, मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो गया इसकी ऐसे करके, ठीक है। तो जिन्होंने कर लिया था बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और इंप्रूवमेंट लेके आओ अपने अंदर। ओके, एक क्वेश्चन ये था होमवर्क में, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है इस साल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारे पास एक कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है। इस प्लेट का आपको एरिया दे रखा था ए और इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा था डी, है ना। तो
उन्होंने क्या किया, इस कैपेसिटर को डायगोनली कुछ इस तरह से फिल्ड कर दिया विद टू मीडियम्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। अब आपने इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी थी। नॉर्मली बेटा अगर ये मीडियम्स ना होते, मतलब कैपेसिटेंस इन एयर का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अगर पूरे को एक मीडियम से फिल्ड कर दे तो मीडियम वाला रिजल्ट क्या बन जाता था, K टाइम्स आ जाता। चलो ये तो आप सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर के अंदर दो मीडियम्स डाल दिए हैं, ठीक है। और दो मीडियम वाला केस मैंने आपको पहले करके भी दिखाया है ना। एक मैंने मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेसेस रखा था, एक अलोंग द सरफेस डिवाइड किया था ना हाफ हाफ में, तो वो आपने कर लिया था और मैंने करवा भी दिया था। अब ये डायगोनली बाइसेक्ट किया है, तो इससे क्या करें बेटा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स को भी यूज करेंगे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, तो ये डिस्टेंस आपको डी दे रखा है ना, तो इधर K2 मीडियम इधर K1 मीडियम, ठीक है। तो ये प्लेट्स का एरिया A है, ठीक है, इन प्लेट्स का एरिया A है। थोड़ा सा बेटा मेरे साथ 3D में भी इमेजिन करिए इस चीज को, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो ये जो एरिया लिख रहे हैं हम लोग, एरिया को क्या लिख सकते हैं, इन प्लेट्स का लेट्स से लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं L इंटू बी लिख सकते हैं एरिया, है ना। प्लेट्स का एरिया L इंटू बी लिख सकते हैं। आप फाइनल आंसर एक ही फॉर्म में देंगे, बट फॉर द टाइम भी मैं चाहता हूं आप ऐसे लेट करिए, ठीक है। तो अब बेटा क्या हुआ है, ये डायगोनली फील्ड है, ऊपर वाले रीजन में K1 है, नीचे वाले में K2 है, ओके। अब मैंने क्या किया, ये फर्स्ट सरफेस है, इधर भी बिल्कुल ऐसे ही उसी की तरह एक सरफेस है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इसका एरिया है, इसकी भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी होगा बेटा। अब मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम के अंदर एक यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर किया है जिसकी थिकनेस है dx, और पहले सरफेस से वो x पे है, पहले सरफेस से वो क्या है, x पे है बेटा, ओके। तो अब ये जो मैंने वॉल्यूम कंसीडर किया ना बेटा, अगर आप इमेजिन करोगे इस वॉल्यूम को पीछे को, ठीक है, तो इस वॉल्यूम की भी पीछे को ब्रेड्थ क्या होने वाली है बेटा, बिल्कुल सेम इसी जगह पे 3D में इमेजिन करना, ब्रेड्थ भी ही होने वाली है इसकी भी, ओके, ब्रेड्थ भी होने वाली है, ओके। और इसकी थिकनेस कितनी है, dx है बेटा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो मैंने अभी एलिमेंट्री इमेजिन कंसीडर किया है, समझ आ गया है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट सरफेस से x डिस्टेंस पे एक वॉल्यूम कंसीडर किया है, ठीक है, जिसकी थिकनेस है dx, ओके। इसकी ब्रेड्थ भी सेम रहेगी बेटा, ओके। अब क्या है, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अगर आप ये देखोगे तो यहां पे क्या है, K1 मीडियम से फिल्ड है, और अगर आप नीचे वाला सेक्शन इस वॉल्यूम का देखोगे तो क्या है, K2 से फिल्ड है बेटा, ओके। लेट्स से ऊपर वाले की कैपेसिटेंस को DC1 मान लेते हैं और नीचे वाले की कैपेसिटेंस को DC2 मान लेते हैं। अब देखो बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, DC1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो एरिया है ये वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है बेटा। देखो फॉर्मूला क्या था कैपेसिटेंस का, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, और अगर मीडियम हो तो K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और D का मतलब होता था थिकनेस, और थिकनेस क्या है यहाँ पे, dx। थिकनेस क्या है इस वॉल्यूम की, dx, ओके। A1 एरिया कैसे निकलेगा, तो A1 एरिया को B इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा, ये L1 लिख सकते हैं। अगर मेरे पास ये L1 आ जाए किसी मेथड से, तो मेरे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी L1 B की फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट सेम यहां पे नीचे भी ऐसे ही होगा, DC2 विल बी इक्वल टू क्या देगा, K2 उसका एरिया साइन नॉट अपॉन dx। नेक्स्ट सी बात है बेटा, इसके एरिया को क्या लिख सकते हो, L1 इंटू बी लिख सकते हो, A2 को क्या लिख सकते हो, A2 को क्या लिख सकते हो, इसका भी ब्रेड्थ B ही रहने वाला, इसकी लेंथ ये आ जाएगी, इस लेंथ को L माइनस L1 लिख सकते हो बेटा, सिंपल सी बात है, L माइनस L1 लिख दिया। टोटल L है, L में से L1 माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, L माइनस L1 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब L1 को निकालना है बेटा किसी न किसी मेथड से, फिर आगे करेंगे, ठीक है। और ये जो DC1 एंड DC2 है आपस में क्या होने वाले हैं, ये क्या होने वाले हैं बेटा, पैरेलल में होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। जब मैंने कैपेसिटेंस को इस तरह से डिवाइड किया था, ठीक है। अब ये क्या बेटा, थिकनेस इतनी स्मॉल है कि जो डायगोनल वाली लाइन जा रही है ना, ये अप्रोक्सीमेटली क्या बहुत स्मॉल होने के कारण ये स्ट्रेट ही है। तो ये केस ऐसा बन गया था जब मैंने, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया था, ऊपर K1 नीचे K2, तो ये पैरेलल में करके इक्विवेलेंट निकाला था, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, DC इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा,
DC1 प्लस DC2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस वाले वॉल्यूम का कैपेसिटेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। इस वॉल्यूम के ऊपर वाले सेक्शन का DC1 है कैपेसिटेंस, नीचे वाले का DC2 है कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैसे आएगा, DC1 प्लस DC2। ठीक है बेटा, ऐड क्यों किया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल हो जाएंगे, मैंने आपको पिछली बार ऐसे वाला पार्ट करवाया था, वहां से ही आप इमेजिन कर सकते हो। क्लियर है। तो अब यहां पे बेटा देखो, आप सीधा भी बोल सकते हो सर ये ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल में क्यों नहीं ले ली, क्योंकि बेटा इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर आप यहां से लेके यहां तक देखोगे, ये जो बेटा पूरा सेक्शन है ऊपर वाला, उसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अनलाइक उस दिन की तरह देखो, यहां से लेके यहां तक जब आप दूसरे सरफेस तक जा रहे हो, एरिया कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं रह रहा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे स्मॉल सरफेस कंसीडर करना पड़ा। और ये स्मॉल सरफेस इतना dx की वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल होती है कि जितना एरिया इस तरफ होगा उतना ही एरिया इस तरफ होगा, तो ये दोनों एरिया सेम रहने वाले। तो इसीलिए हमें पहले स्मॉल dx कंसीडर करना पड़ा यहाँ पे। ओके, तो DC1 प्लस DC2 हो जाएगा। ओके, तो इससे पहले बेटा हमें L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो बेटा सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे हम लोग। देखो कुछ ऐसे है, ये डिस्टेंस d है, ये लेंथ L है। ठीक है, टोटल लेंथ मैंने क्या मान रखी है, L मान रखी है कि नहीं मान रखी। ठीक है, ये वाली लेंथ मैंने L मान रखी है। ठीक है, और मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, अब L1 कहां पे है, यहां पे है बेटा आपका, ये रहा आपका L1 ये रहा, और इधर से ये वाला डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, x दे रखा है। क्लियर है बेटा। ओके, तो इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, ये वाले डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल बन गया ना एक यहाँ पे बेटा। ओके, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पूरा ये d है हमारे पास, d में से x निकाल दिया तो ये क्या होगा, d माइनस एक्स हो गया। तो बेटा अगर आप tan अल्फा की बात करोगे तो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। ठीक है, L बाई डी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, L1 बाई क्या लिख सकते हो, d माइनस एक्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी जो मैंने किया यहाँ पे। तो tan अल्फा ये एंगल अगर अल्फा है, सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो आपने, बट मैंने सिमिलर ट्रायंगल के अलावा सिंपल बोल दिया ये अल्फा एंगल है। तो tan अल्फा, इस पूरे ट्रायंगल को देखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये छोटे ट्रायंगल में देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस d माइनस एक्स हो गया। यहां से L1 की वैल्यू क्या आ गई, L1 इज इक्वल टू आ गया L d माइनस एक्स अपॉन d। ओके, और यहां पे क्या बन जाएगा, L माइनस L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L माइनस L1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L d माइनस एक्स अपॉन d। ठीक है, L माइनस L1। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से दोनों से L कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 माइनस d माइनस एक्स बाय d। ओके, ये क्या बन गया, L d माइनस d प्लस एक्स बाय d। ये कैंसिल आउट होके ये क्या आ गया, L x बाय g। तो आई होप आपको ये समझ आ गई। अब ये क्या कहना चाहता था मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये A1 A2 एरिया की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो अब इनको वैल्यूज को भी डालते हैं साथ में, और इनका इक्विवेलेंट देखते हैं क्या बनेगा। DC1 A1 की वैल्यू क्या बेटा, L1 इंटू बी, और L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, L d माइनस एक्स अपॉन d इंटू क्या आ जाएगा, b। ठीक है, और L इंटू बी को क्या लिख सकते हो बेटा, एरिया लिख सकते हो, लिख सकते। L इंटू बी को क्या लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, प्लस DC2 को क्या लिखेंगे, K2, A2 को क्या लिखेंगे बेटा, L माइनस L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये L माइनस L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, LX बाई D, और इंटू क्या देगा B, और फिर से L इंटू बी को क्या लिख सकते हैं बेटा, A लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। क्लियर है, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है। अभी ध्यान रखो बेटा, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है ये सिर्फ जो मैंने स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसीडर किया था उसकी आई थी। आप इसे नोट डाउन करिए, आगे करते हैं। ठीक है, इधर मैंने L1 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करके, ट्रिग्नो कंसेप्ट यूज करके, और उसको इधर पुट किया है। ठीक है, ये एरियाज A1 A2 कैसे बने बेटा, ध्यान रखना है, 3D में इमेजिन करना है। ये A2 एरिया था, ये A1 एरिया था। A1 एरिया की लेंथ L1 कंसीडर कर ली, ब्रेड्थ इसकी B ही रहने वाली है बेटा। देखो ब्रेड्थ को कुछ नहीं चेंज किया हमने। ठीक है ना, देखो ये वॉल्यूम था, इसके बीच में एक मैंने अगर वॉल्यूम कंसीडर किया बेटा, तो उस वॉल्यूम की ब्रेड्थ तो उतनी होने वाली है जितनी इसकी थी।
तो ब्रेड्थ में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए बी लिखा हो। तो हमारे पास अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है ये वॉल्यूम की, बट हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द टू प्लेट्स, बिटवीन द टू सरफेसेस, ये दो सरफेस के बीच में। तो ऐसे dx एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम्स कितने कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे बीच में दोनों सरफेसेस के, इनफाइनाइट ना। तो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, एक dx ये हो जाएगा, ऐसे इसके साथ एक dx और कंसीडर कर लिया ऐसे, तो इन सरफेस के बीच में ऐसे dx कंसीडर कर लोगे। अब ये होंगे क्या, सबके सब ये एक ये हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये सारे होंगे क्या, सारे के सारे क्या होंगे, सीरीज में होंगे, सारे के सारे क्या होंगे आपस में सीरीज में। और हमें पता है सीरीज में क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन होता है कि नहीं होता बेटा। और यहाँ पे अगर मैं ये स्मॉल स्मॉल कंसीडर कर रहा हूं तो dc1 dc2 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/dc कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बेटा ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc इक्विवेलेंट 1 जो आया, ये आया हमारे पास dc इक्विवेलेंट 1 एक तरह से, क्लियर है बेटा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इनवर्स में करनी है। इनवर्स में क्यों करनी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, सीरीज में होगा, सीरीज में ये वाला रिजल्ट होता है आपका, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, हमने क्या किया, दो सरफेस के बीच में एक स्मॉल dx थिकनेस का, ठीक है बेटा, कैपेसिटर कंसीडर किया है, ठीक है, एक कैपेसिटर कंसीडर किया जिसके दोनों सरफेस के बीच में स्मॉल गया dx था, और उसकी इक्विवेलेंट निकाली। अब ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट है, वो सबके सब सीरीज में है, तो इसीलिए अब जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है हमारा 1/dc का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dce इक्विवेलेंट इसका, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो इनमें से, देखो a कॉमन ले सकते हो एक तो, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपने मेरा साथ, यानी ये dx भी तो आएगा दोनों में, यहाँ पे इंटू dx, ध्यान रखना बेटा, ये dx थोड़ा सा ध्यान से लिया, इस d के साथ मत मिक्स कर देना, ठीक है। ये dx एक कंप्लीट चीज है, dx पहले मैं लिखना भूल गया था। यहाँ पे dc1 की वैल्यू थी ना a1, ठीक है, a1 की वैल्यू लिखी, ये वाली l1 l1 की वैल्यू डाल दी थी, ठीक है। अब साइन नॉट भी नहीं लिखा, अब साइन नॉट क्या है। तो इनमें से जो भी चीज कॉमन आ रही है पहले वो बाहर लिख लेते हैं। एक तो a कॉमन आ जाएगा बेटा, एक नीचे d कॉमन आ जाएगा, एक नीचे dx कॉमन आ जाएगा, एक साइन नॉट कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बेटा, ब्रैकेट में रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ, सॉरी यहाँ पे रह जाएगा k1 इंटू डी माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा k2 इंटू एक्स। तो अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे डालते हैं, तो 1/dc की इंटीग्रेशन 1 बाय क्या आ जाएगा बेटा, c ही आ जाएगा। चलो 1/dc की इंटीग्रेशन हमारे पास बाद में देखते हैं हम लोग, तो इधर देखते हैं पहले इसका रेसिप्रोकल, 1/dc की वैल्यू लिखते हैं, 1/dc का मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, d इंटू डी एक्स अपॉन a अपसाइन नॉट, और ये भी आ जाएगा साथ में, ये आ जाएगा k1 d माइनस एक्स प्लस k2 इंटू एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है अब हमने, ठीक है बेटा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इधर से बेटा d बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा dx अपॉन, अच्छा ये k को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो एक आ जाएगी टर्म k1 इंटू डी माइनस k1 इंटू एक्स प्लस k2 इंटू एक्स। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं, ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया अगर मैंने तो मेरे पास ये टर्म बच गई है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा k2 माइनस k1, ठीक है बेटा। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और x की वैल्यू कहां से कहां पॉसिबल है बेटा, x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक पॉसिबल है, d तक, 0 से d तक पॉसिबल है x की वैल्यू, ठीक। तो d बाई ए एप्सिलॉन नॉट, अब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, ये एक तरह से वही वाला फैक्टर हो गया, dx बाई एक्स वाला हो गया, तो लॉग होता है इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k1d प्लस एक्स k2 माइनस k1, ठीक है।
और आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा K2 माइनस K1, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये क्या होता है। इंटीग्रेशन मैंने किया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया। अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आती तो फिर तो दिक्कत आने वाली ही है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन देखो बेटा उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें इंटीग्रेशन नहीं आती, जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं कभी भी आएगा, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये मैंने dx बाई एक्स की इंटीग्रेशन log x होती है, बट अगर वो dx बाई ax प्लस p हो तो फिर क्या होता है log x बाई a होता है कि नहीं होता। तो वो ये a मैंने K2 माइनस K1 नीचे लिख दिया है, ओके। तो अब हमारे पास इसमें लिमिट्स डाल देंगे 0 टू d, ओके। तो ये क्या रिजल्ट बन रहा है, तो d बाई a एप्सिलॉन नॉट एज इट इज चल रहा है। पहले लिमिट डालते हैं बेटा, पहले x की जगह पे d डाल देंगे, तो log K1d प्लस यहाँ पे d डाला तो ये क्या आ जाएगा K2d माइनस K1d, ओके। d डाल दिया अपॉन K2 माइनस K1, ओके। आई होप जस्ट कुछ नहीं किया बेटा, x की जगह पे d डाल दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। माइनस अब x की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या कर देंगे बेटा 0 डाल देंगे, x की जगह पे 0 डाल देंगे, ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा ना, तो सिर्फ ये रह जाएगा हमारे पास K2 माइनस K1, ठीक है। तो ये आ गया, यहां पे भी ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो अब ये रिजल्ट आ गया d बाई a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ अच्छा सॉरी ये चीज मैं भूल गया था, ये नीचे से कंप्लीट आएगा, ठीक है। यहां से भी इन दोनों टर्म्स में से मैं एक चीज और अब नीचे कॉमन लेना चाहूंगा, तो क्या आ जाएगा K2 माइनस K1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या रह जाएगा बेटा log K2d माइनस log K1d, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या आ गया 1/c आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। 1/c इक्विवेलेंट आ गया, फाइनल 1/c चल रहा है, ठीक है। ये क्या था बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो 1/c की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी a एप्सिलॉन नॉट K2 माइनस K1 अपॉन d, और ये आ जाएगा log, अब देखो बेटा log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो दिस अपॉन दिस क्या आ जाएगा dt कैंसिल, तो log K2 बाई K1 आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d K2 माइनस K1 अपॉन log K2 बाई K1, ओके। यहां पे बेटा log की प्रॉपर्टीज लगी हैं, इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज हुआ है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे L1 L2 के लिए सिमिलर ट्रायंगल या ट्रिग्नो को यूज किया है, और सबसे पहले ये जो इमेजिन किया है छोटा सा पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज समझ आ गई ना बेटा वो आगे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मेरे पास दो ये सरफेस हैं, जैसे मेरे हाथ हैं जो हैंड्स हैं मेरे, लेट्स से ये दो सरफेस है, इन दो सरफेस के को डायगोनली डिवाइड किया, इनके बीच का जो वॉल्यूम था उसको डायगोनली डिवाइड किया, और अपर हाफ को K1 से फिल्ड कर दिया था एंड नीचे वाले हाफ को K2 से फिल्ड कर दिया था। आपने बताना था यहाँ पे जो ये कैपेसिटर बना है इसकी कैपेसिटेंस क्या है। तो अब क्या था बेटा, यहाँ पे कैपेसिटेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या आता है एप्सिलॉन अपॉन डी, और मीडियम के लिए K एप्सिलॉन अपॉन डी होता है। और इन दोनों फॉर्मूलाज में जो A होना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट ए एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप K एप्सिलॉन अपॉन डी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो K1 मीडियम है उसका एरिया देखो बेटा, यहाँ पे जरूर A है लेकिन वो डिक्रीज होता था 0 पहुंच रहा है, और सिमिलरली K2 वाला एरिया 0 से A तक इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे बीच में एक इमेजिन करना पड़ा वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी थिकनेस काफी स्मॉल है dx, और उसका एरिया ऊपर वाले का A1 और नीचे वाले का A2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर वाले की लेंथ L1 है, लेट से नीचे वाले की L माइनस L1 हो जाएगी, टोटल लेंथ L मान रखी थी मैंने, क्लियर है बेटा। तो अब ये थिकनेस इतनी स्मॉल है, ये जो दो सरफेस क्लोज है जिनके बीच में गैप dx है, ओके, इसका इधर वाला एरिया भी A1 है, इधर वाला एरिया भी A1 है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो एरिया वेरी कर रहा है, बट अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं एरिया नहीं वेरी कर रहा, क्योंकि dx इज टेंडिंग टू 0। तो इसका बेटा देखो
कैपेसिटेंस क्या होगा, सिंपल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एरिया एप्सिलॉन अपॉन डी, और एरिया को क्या लिख सकते हो, दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ इस सरफेस की भी वही होगी बेटा जो हमारी इन प्लेट्स की होने वाली, क्योंकि पीछे को तो ये बोर्ड के इनटू द बोर्ड तो उतना ही एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। और dx का मतलब होता है गैप बिटवीन टू सरफेस, और दोनों सरफेस के बीच का गैप dx है। सेम वे से हमने नीचे वाले पार्ट का कर लिया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, तो पैरेलल वाले का रिजल्ट क्या होता है, सिंपल ऐड कर दिया बेटा dc1 प्लस dc2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इस वॉल्यूम का। तो ऐसे ही वॉल्यूम यहाँ पे इनफाइनाइट कंसीडर किए जा सकते हैं, बट वो सबके सब क्या होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज वाला रिजल्ट क्या होता है, 1/d, तो इसीलिए 1/dc का इंटीग्रेशन कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 1/c ही लिखना है, c के इक्वल नहीं लिख देना है, ठीक है। वो मैंने आपको साथ में करके दिखाया था, फिर हमने इंटीग्रेशन किया और फाइनली ये रिजल्ट निकाल लिया है हमारे पास। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास a एप्सिलॉन अपॉन d k2 माइनस k1, फिर नीचे log k2/k1। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी भी अगर दिक्कत है बेटा, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। ये मैं इमेजिन कैसे कर रहा हूं, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 3D में भी इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी ब्रेड्थ और इसकी ब्रेड्थ तो बेटा सेम रहने वाली है। देखो यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर हम वो एनिमेशन नहीं कर सकते जिससे मैं आपको बाहर निकाल के दिखा सकूं, आपको खुद चीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ बेटा ऐसे एरिया पीछे चल रही है, ठीक है। एक तरह से क्या करिए, इस वॉल्यूम को मैंने इससे छोटी छोटी स्लैब्स में डिवाइड कर लिया। ओके, तो स्लैब्स की ब्रेड्थ तो सेम ही रहने वाली है, इवन टोटल लेंथ भी एल ही रहने वाली है। बस क्या है बेटा, यहाँ पे जिसका मीडियम k1 है उसकी लेंथ l1 और नीचे वाली की l माइनस l1 हो जाएगी। क्लियर है, बस ये चीज इमेजिन कर लो, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो एक ये क्वेश्चन था आपका होमवर्क में। ओके, एक ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वे में एक और क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूं। अब हमने क्या था बेटा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर वाला किया था। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने दो केसेस किए थे। एक बार हमने आउटर सरफेस को क्या कर लिया था बेटा, आउटर सरफेस को लो पोटेंशियल पे किया था, एक बार इनर सरफेस को लो पोटेंशियल पे किया था। ओके, अब क्या है बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा दोबारा से ही डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है बेटा, दो पार्ट्स आते हैं। एक कैपेसिटर ये बन जाता है, लेट्स से इनर वाला रेडियस ए है, बाहर वाला पी है, और यहाँ पे हमारा इनर स्फीयर हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, और आउटर स्फीयर आपकी लेट्स से अर्थिंग की वजह लो पोटेंशियल पे। सिमिलरली ये था ए केस हमारा। सिमिलर वे पे दूसरा केस एक था, बी केस था बेटा हमारे पास, उसमें उल्टा कर दिया था हमने, है ना। ये कैपेसिटर है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस इसका रेडियस ए है और आउटर वाले का रेडियस बी है। यहाँ पे क्या था बेटा, आउटर वाले को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया था और इनर वाला आपका क्या कर दिया था, अर्थिंग कर दी थी, लो पोटेंशियल पे था इनर वाला। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बेटा, इनर वाले की यहाँ पे क्या की हुई है, इनर वाले की क्या की हुई है, उन्होंने अर्थिंग कर दी इनर वाले, ठीक है। ये ए है और इसका बाहर वाले का रेडियस। तो अब क्या है बेटा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस सरफेस ने, ये सरफेस ने प्लस क्यू चार्ज लिया, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो जाएगा। अब ये सरफेस इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था, है ना, अगर अर्थिंग नहीं की हुई, लेट्स पहले ये न्यूट्रल था। अगर यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और जैसे ही मैंने इसकी अर्थिंग की बेटा, ये अर्थिंग की वजह से ये प्लस क्यू क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये कि जो छोटा स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर प्लस क्यू और जो बड़ा स्फीयर है उसके इनर सरफेस के ऊपर माइनस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू क्यों नहीं न्यूट्रलाइज हुआ, अर्थिंग की वजह से, क्योंकि इस प्लस क्यू ने इसे यहां पे होल्ड करके रखा हुआ है। बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन को पढ़िए, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रही है यहाँ पे। ये वाला बाहर वाला सरफेस एक तरह से क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है। जो बाहर वाले सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड हुआ था वो न्यूट्रलाइज्ड हो गया अर्थिंग की वजह से। अगर मैं यहाँ पे अर्थिंग ना करूं, ये प्लस क्यू भी रहेगा यहाँ पे, ओके, बट अर्थिंग करने की वजह से ये प्लस क्यू क्या हो गया है, आपका न्यूट्रलाइज्ड हो गया है बेटा यहाँ पे। ओके, तो अब इसका कैपेसिटेंस निकालना था आपने, ठीक है। तो इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल भी है, जैसे आपने इनर वाले को हाई पोटेंशियल वी पे मेंटेन किया हुआ है,
तो बाहर वाले की अर्थिंग का मतलब है बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा दोनों सरफेस में। और कितना चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी से, प्लस क्यू चार्ज फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ, तो क्यू चार्ज जो फ्लो हुआ है वही कैपेसिटर के ऊपर आया, क्यू इज इक्वल टू CV। V का मतलब है दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल। तो देखो बेटा ये तो जीरो पे ही है, जितना इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा V की वैल्यू वो होगी कि नहीं होगी। तो इस सरफेस पे पोटेंशियल के लिए क्या कंसेप्ट किया था आपने, V इज इक्वल टू क्या था, इस सरफेस के पोटेंशियल क्या होगा, एक तो इस प्लस क्यू के कारण होगा, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, ठीक है। क्योंकि इस सरफेस के ऊपर ये स्फीयर के लिए सरफेस वाला कंसेप्ट लग गया। जब इस स्फीयर के ऊपर जो माइनस क्यू हुआ इसका पोटेंशियल यहां पे निकालना है तो फिर हमें इनर वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। और इनर वाले कंसेप्ट के लिए रिजल्ट क्या होता है, जितना सरफेस पे होगा उतना ही इसके इनर पॉइंट पे होगा। यहाँ पे माइनस, जो माइनस आया था वो यहाँ पे ले, तो ये रिजल्ट आ गया। तो यहां से क्यू कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया 1/a माइनस 1/b। तो यहां से बेटा क्यू की वैल्यू और इन दोनों को कंपेयर करके हमने सी की वैल्यू निकाली थी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे c इज इक्वल टू आ गया था, इस केस में c इज इक्वल टू आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab बाई b माइनस e। क्लियर है बेटा। अब इसको देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। इसमें इनर सरफेस को लो पोटेंशियल पे रखा है बेटा। तो अब अगर आप फिर से इस बैटरी से लेट से क्यों चार्ज किया है, तो यहां पे क्यों चार्ज किया है, क्लियर है। अब बेटा ये क्यों चार्ज अब बड़े स्फीयर के ऊपर रहेगा, क्या हम ऐसे बोल दे इसमें से आधा आउटर पे रहेगा आधा इनर पे रहेगा, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं ऐसी चीज, है ना। आप श्योरली कैसे बोल सकते हो कि आधा अंदर रहेगा आधा बाहर चला गया। यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें लेट करना पड़ेगा। अगर यहां से क्यों चार्ज गया है, ठीक है, हमें यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा अगर इस सरफेस के ऊपर माइनस क्यू, सबसे पहले इसके ऊपर माइनस क्यू इसलिए क्योंकि ये लो पोटेंशियल पे है, इसके ऊपर माइनस क्यू है तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, प्लस क्यू इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा बेटा। और माइनस क्यू आउटर सरफेस पे प्लस बैटरी से क्यू, बैटरी से मिल गया इसको। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो बड़ा स्फीयर है, बड़े स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो बड़े स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कितना है, इनका सम क्या बनेगा, क्यू ही बनने वाला है जो बैटरी से मिला है। इनर स्फीयर के ऊपर माइनस क्यू है, क्लियर है। अब आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है इसी में आ रही है बेटा, ठीक है। अगर आप सोचोगे उल्टा, ठीक है, कि इस सरफेस के इनर पे प्लस क्यू लेट कर लिया मैंने, ठीक है, ये माइनस क्यू यहां पे कर लेगा, अगर यहां पे अंदर प्लस क्यू हो जाए वो अर्थिंग की वजह से आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्यू फिर से क्यों नहीं न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि इस प्लस क्यू ने होल्ड करके रखा हुआ है। अब दूसरी चीज, ये प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू सेम क्यों नहीं है बेटा, आप सीधा नहीं बोल सकते, आपको यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। वो कौन सी, कि इनर सरफेस हमारा क्या ऊपर नेट पोटेंशियल क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। अगर मैं इनके इसके आउटर पे भी प्लस क्यू ले लूं और अंदर भी प्लस क्यू ले लूं, यहां पे आपका पोटेंशियल कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, क्लियर है ना बेटा। ये दोनों मैंने लेट की है, लेट किया है कि यहां पे माइनस क्यू है यहां पे प्लस क्यू है, इसका माइनस क्यू बाहर चला गया और एक बैटरी से चार्ज आया है प्लस क्यू, क्लियर है बेटा। तो अब ऑब्वियसली होता है जो बैटरी से चार्ज आएगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू अगर आप अंदर ले जाओगे तो फिर यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, तो इनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, क्लियर है बेटा। तो अब आपके पास ये पार्ट बन गया, क्यू स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू दोनों मैंने लेट किए हैं बेटा यहाँ पे, क्लियर है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कितना चार्ज है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अगर आप स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में कंफ्यूज हो रहे हो, मैं ऐसे समझा सकता हूं जी, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया माइनस क्यू वन आया है, इसके ऊपर प्लस क्यू वन आएगा। ये तो बेटा हमारे कैपेसिटर का कंसेप्ट है सिंपल, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, उतना ही बाहर गया, माइनस क्यू वन बाहर गया एंड सेम टाइम पे इससे पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से क्या किया उसने, क्यू चार्ज लिया तो प्लस क्यू इसके साथ ऐड हो गया, तो नेट चार्ज आउटर सरफेस पे रह जाएगा, क्लियर है बेटा। अब इस Q1 एंड कैपिटल Q में क्या रिलेशन है बेटा, वो आपने क्या करना है, वो आपने यहां से निकालना है कि यहां पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, छोटे स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को यूज करके स्मॉल Q1 एंड कैपिटल Q के बीच में रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि सर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दो,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, आना चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल V है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और ये है कैपेसिटेंस C1, और C1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 पाई एप्सिलॉन AB बाय B माइनस E। अब यहां पे बेटा अगर आप देखोगे, एक मैं इमेजिनरी सरफेस जिसका रेडियस इंफिनिटी है वो कंसीडर कर सकता हूं, इसका रेडियस इंफिनिटी कंसीडर कर सकता कि नहीं कर सकता, तो इसका आउटर सरफेस एंड ये वाला, ये V पे है, आउट इंफिनिटी पे भी पोटेंशियल क्या होने वाला है 0, तो इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V है, और इनके बीच में लेट्स से कैपेसिटेंस C2 है, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्या हो जाएगी बेटा B। क्लियर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, तो अब ये जो CA1 एंड C2 है, दोनों कैपेसिटर को अगर आप देखोगे, लेट्स से ये C1 कैपेसिटर है हमारा, C1 का कैपेसिटर का एक सरफेस हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, दूसरा अर्थिंग मतलब लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली C2 कैपेसिटर का भी जो एक सरफेस है वो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा अर्थिंग की हुई, दूसरे की क्या की हुई है, अर्थिंग की हुई है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल में होगी कि नहीं होगी, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी यहाँ पे C1 प्लस C2। ओके, तो C1 और C2 इनको डालोगे, रिजल्ट 4 पाई एप्सिलॉन AB बाय B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन B। ठीक है, तो यहां से अब सॉल्व करो, तो 4 पाई एप्सिलॉन B कॉमन ले गया, ब्रैकेट में आ गया A बाय B माइनस A प्लस 1। ओके, तो अगर आप इसे करोगे सॉल्व बेटा, तो प्लस 1 है, तो इसे कुछ सॉल्व करेंगे, प्लस B माइनस A कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन B स्क्वायर बाय B माइनस A। सेम रिजल्ट आ रहा है बेटा जो हमारे पास पहले था, क्या रिजल्ट आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन B स्क्वायर बाय B माइनस A। ये रिजल्ट हमने उस मेथड से निकाला था। क्लियर है, तो यहां पे तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही नहीं, बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही दो कैपेसिटर्स बने बेटा पहले, ठीक है, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया। इसका देखो आप सेम चीज देखो, मुझे पता है आपके दिमाग में तभी आ जाए सर वहां पे बाहर C2 लिखा है, यहां पे C2 क्यों नहीं लिखा है, यहां पे C2 बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है, जो चार्ज आया वो बैटरी अर्थिंग की वजह से खत्म हो गया। यहां पे आउटर सरफेस पे खत्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि आउटर सरफेस बेटा यहाँ पे ये बड़ा स्फीयर क्या है, हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, ये स्फीयर हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, तो इसके आउटर सरफेस पे कभी चार्ज जीरो हो ही नहीं सकता। समझ आई कि नहीं ये बात, तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें, आउटर सरफेस को हाई पोटेंशियल पे रखने पे बड़े स्फीयर के आउटर सरफेस पे भी चार्ज रह जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे एक आइसोलेटेड कैपेसिटर क्रिएट हो जाएगा बेटा। ओके, तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का जो डाउट था बेटा, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब तो मैंने विदाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया आपको, बट यहाँ पे दो कैपेसिटर्स कैसे बन गए, और नॉर्मल केस में एक कैपेसिटर क्या था वो भी अभी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। वहां पे आउटर सरफेस न्यूट्रलाइज्ड हो गया ड्यू टू अर्थिंग, ठीक है, कैपेसिटर की बेटा वर्किंग ही ये है। यहाँ पे आउटर सरफेस हाई पोटेंशियल पे था, इसीलिए आउटर सरफेस कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता यहाँ पे। क्लियर है, बट आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है बेटा। ओके, तभी आप लोगों के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको और क्वेश्चंस करने चाहिए इस तरह के, ठीक है। नॉर्मल बुक्स में तो नहीं है ऐसे क्वेश्चंस है, SC वर्मा में, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाई गई है आपको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ठीक है, बहुत ध्यान देने वाला काम है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको जैसे एक चीज समझाता हूं, ठीक है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन ही है। हमारे पास एक सरफेस, तीन सरफेस पड़े हुए हैं आपस में पैरेलल में, कुछ इस तरह से, क्लियर है, तीन सरफेस आपस में पैरेलल में पड़े हुए, लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है D, इसका भी डिस्टेंस है D, और इस सरफेस का एरिया, तीनों सरफेस का एरिया भी है A। क्लियर है, अब क्या किया बेटा मैंने, आउटर सरफेसेस को अर्थिंग कर दी कुछ इस तरह से, क्लियर है, और इसको कनेक्ट कर दिया, इस सरफेस को कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल के साथ। अब देखो बेटा इन सरफेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां से अगर प्लस क्यू चार्ज गया है, यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज गया है, तो इस सरफेस को नेट चार्ज कितना मिला है, प्लस क्यू मिला है कि नहीं मिला बेटा, ठीक है। अगर इसके इधर माइनस Q1 है, यहां पे माइनस Q1 है, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस Q1 होगा। इसको नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि अर्थिंग हुई है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर प्लस की वजह क्योंकि आपस में ऑपोजिट, ठीक है। अब जितना बेटा यहाँ पे कितना होगा, अगर यहां से Q गया है, ठीक है, प्लस Q यहाँ पे माइनस Q इधर, तो Q माइनस Q1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव यहां पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर है। आप अगर, अब देखो बेटा ये क्या है, एक कैपेसिटर, इसको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, बट मैं अगर आपको इसको नॉर्मली समझाऊं और इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूं। ये कैपेसिटर C1 बन गया, ये कैपेसिटर C2 बन गया, आपस में क्या है, ये पैरेलल में है, और C1 की वैल्यू इक्वल टू C2 इज इक्वल टू A epsilon upon D बनना है। आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूं सिंपल वे में, ठीक है। जो मैंने पहले किया, आई होप आपको समझ नहीं आया होगा वो, ठीक है। C1 C2 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन अपॉन डी, इक्वल है मतलब। और ये दोनों कैपेसिटेंस आपस में क्या है बेटा, पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में, अगर आप ध्यान दो बेटा, C1 कैपेसिटर का एक सरफेस लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और दूसरा सरफेस जो है वो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है। सिमिलरली C2 कैपेसिटर का भी एक कैपेसिटर उसी हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है और C2 का दूसरा अर्थिंग का मतलब है C2। तो ये दोनों आपस में क्या हो बेटा, पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे। और अगर बैटरी से यहां से Q चार्ज आया है, लेट्स से इसके पास Q1 चार्ज गया है, इसके पास Q2, तो यहाँ पे Q1 Q2 का मतलब समझिए बेटा, C1 कैपेसिटर ये है, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं Q1 और ऑब्वियसली आता है माइनस Q1, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस Q1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर भी प्लस Q1 आएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस Q2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस Q2, ठीक है। C2 के ऊपर मैं क्या लेट कर रहा हूं, Q2, ऐसे होगा ना, प्लस Q2 माइनस Q2, और इसका प्लस Q1 माइनस Q1। देखो जो हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, प्लस Q1 माइनस Q1 इधर, और Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, Q के इक्वल होने वाली है। क्लियर है। अगर ये दोनों कैपेसिटर इक्वल है बेटा और दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी कि नहीं होगी। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। देखो Q1 को आप क्या लिख सकते हो, Q1 इज इक्वल टू C1V, और Q2 को क्या लिख सकते हो, C2 इंटू V लिख सकते हो। तो C1 C2 इक्वल है अगर, तो Q1 Q2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब है यहां पे हमारा क्या होगा, अगर यहां से Q चार्ज गया है, यहां से Q चार्ज गया और Q1 Q2 इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा, Q/2 इधर आ जाएगा, Q/2 इधर आ जाएगा, इधर माइनस Q/2, इधर भी माइनस Q/2। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इसकी, ठीक है। बट ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है, ये मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाई है अभी, ठीक है। अब एक और केस ले लेते हैं। कैपेसिटर जो अभी मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर किया था, वहां पे जो दो C1 C2 बन रहे थे, क्या वो आपस में इक्वल थे, नहीं इक्वल थे, है ना, वहां पे वो अनइक्वल थे। अगर अनइक्वल हो तो क्या होगा, तो देखो बेटा यहां पे लेट्स से ये डिस्टेंस D है और इसे X बना लेते हैं, तो अब आपकी C1 की वैल्यू तो यही हो जाएगी बेटा, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A epsilon upon D हो जाएगी, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A epsilon upon X हो जाएगी, ठीक है, सिंपल फार्मूला से। अब फिर से बेटा, अगर बैटरी से Q चार्ज गया है, बैटरी से Q चार्ज गया है और ये दोनों कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो फिर C1 के ऊपर क्या आ जाएगा, इधर माइनस Q1 प्लस Q1, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस Q2 और माइनस Q2। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब Q1 Q2 की वैल्यू यहां पे भी क्या इक्वल होने वाली है, नहीं, क्योंकि यहां पे C1 C2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी और Q2 की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल दो। तो बेटा Q1 बाई Q2 को क्या लिख सकते हो, यहां से Q1 बाई Q2 को लिख सकते हैं C1 बाई C2, और इन दोनों की रेशो क्या होने वाली है बेटा, C1 बाई C2 की वैल्यू क्या होने वाली है, X बाई D की इक्वल होने वाली है कि नहीं, इन दोनों को, क्योंकि एरिया मैंने सबका सेम बोला हुआ है, डिफरेंस चेंज कर दिया प्लेट्स के बीच में, है ना, जिस वजह से दोनों सरफेसेस के कारण, ये दो सरफेस और ये दो सरफेस के कारण जो कैपेसिटर बन रहे हैं, कैपेसिटेंस चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूं, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू निकाले, तो Q1 प्लस Q2 की Q है और Q1 बाई Q2 की वैल्यू X बाई D है, तो यहां से रिजल्ट बनाते हैं। देखो Q1 प्लस Q2 को क्या लिख सकते हो, यहां से Q2 विल बी इक्वल टू क्या देगा,
Q1 D by X इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, यहां से Q1 क्या आ गया, 1 प्लस डी बाई एक्स इज इक्वल्स टू Q। तो Q1 क्या आ गया हमारे पास, Q1 इज इक्वल्स टू आ गया Q x बाई एक्स प्लस डी। क्लियर है। सिमिलरली आप Q2 क्या निकालोगे, Q2 विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा, Q2 विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा Q1 D अपॉन x, और Q1 की वैल्यू ये रही, तो यहां से क्या आ जाएगा Q D बाई एक्स प्लस डी। तो Q1 Q2 की वैल्यू आगे की नहीं आगी। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। तो यहां से Q चार्ज आया, C1 वाली तरफ कितना चार्ज जाएगा, Q1, मतलब QX बाई एक्स प्लस डी, और इधर वाली साइड कितना आ जाएगा QD बाई एक्स प्लस। तो आप देख सकते हो बेटा दोनों तरफ चार्ज अब सेम नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना, दोनों तरफ। ठीक है, एक ही सरफेस है जिसको Q चार्ज मिला था हाई पोटेंशियल से, उसके एक तरफ QX बाई एक्स प्लस डी है, दूसरी तरफ QD बाई एक्स प्लस डी है, और इनके ऑपोजिट फेसेस के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है। मतलब यहाँ पे माइनस QX बाई एक्स प्लस डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस QD बाई एक्स प्लस डी। जो भी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, नेचुरल सी बात है बेटा, इसलिए यहाँ पे इंडक्शन करवाया, यहाँ पे नेगेटिव, प्लस जो इंड्यूस हुआ था वो अर्थिंग में चला गया, इसका भी अर्थिंग में चला गया। तो आउटर सरफेस यहाँ पे क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ये वाले न्यूट्रल रहेंगे, ये वाले सरफेस। ठीक है, इसके दोनों तरफ चार्ज लाई करेगा। तो बेटा ये डिपेंड करता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है, क्या रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऐसे नहीं नॉर्मली। इंडक्शन और कंडक्शन में भी डिफरेंस समझिए। ठीक है, अगर आप चीजों को मिक्स करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, आपको क्लैरिटी से अभी चलना पड़ेगा। ठीक है, इंडक्शन और कंडक्शन में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं स्फेरिकल कैपेसिटर वाली फिर से दोबारा से अब एग्जांपल उठा रहा हूं। ठीक है, क्या है, इनर वाले को लो पोटेंशियल पे रखा है मैंने, क्लियर है, और आउट इसको मैंने क्या किया बेटा हायर पे, तो ये बैटरी से कुछ चार्ज लेगा बेटा, क्लियर है। आप फिर वैसे ही कर सकते हो, लेट्स से यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो यहाँ पे माइनस Q2 का, Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है आपने। फिर से भाई ये कैपेसिटर C1 ये है, और ये कैपेसिटर है C2। C1 की वैल्यू क्या होने वाली है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, और C2 की वैल्यू क्या होने वाली है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, फिर आप वही चीज कर सकते हो। देखो बेटा C1 C2 आपस में क्या होंगे पैरेलल में क्यों हुए हैं, क्योंकि ये C1 कैपेसिटर जो है, C1 कैपेसिटर का एक सरफेस जो है लो पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, अर्थिंग के साथ किया हुआ है, और दूसरा सरफेस C2 का ये वाला ना, इसका इनर बड़े का इनर वाला हो जाएगा, और बड़े का इनर वाला क्या है हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली C2 कैपेसिटर का एक सरफेस क्या है बेटा हाई के साथ कनेक्टेड है, दूसरा इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का मतलब उसका पोटेंशियल भी क्या है जीरो है, ये जीरो वाला मार्क है। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल में फिर से वही चीज है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, एक तो जो बैटरी से चार्ज गया है Q चार्ज गया है यहां से, ठीक है, तो Q विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है Q1 प्लस Q2 होने वाला है कि नहीं होने वाला बेटा। और दूसरी चीज जो है हमारे पास वो है Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है C1 बाई C2। अब C1 बाई C2 की रेशियो यहां से आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आप करके देखोगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाई हुई है, नेट चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा बेटा, ये प्रॉपर मेथड से समझाया। ठीक है, और आप एक और चीज कर सकते हो, इतना कुछ करने की बजाय आप बोलो सर हमें नहीं पता जी यहाँ पे दो कैपेसिटर बन रहे हैं, ये पैरेलल में है, तो बेटा एक चीज तो क्लियर है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये सरफेस लो पोटेंशियल पे है, मतलब इसकी अर्थिंग की हुई है, इसकी अर्थिंग की हुई है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनना चाहिए जीरो बनना चाहिए। अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो बनना चाहिए बेटा, इसका रेडियस ए है और आउटर वाले का रेडियस बी है, यहाँ पे पोटेंशियल एक तो ये चार्ज क्रिएट करेगा, एक ये वाला चार्ज क्रिएट करेगा, एक ये वाला चार्ज क्रिएट करेगा, तो इनके कारण निकालते हैं क्या होगा। तो देखो बेटा अब क्या होगा, माइनस Q2 के कारण कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q बाई E, क्योंकि बेटा ये जो छोटा स्फीयर है इसके सरफेस के ऊपर ही निकाल रहे हैं, तो सरफेस वाला फॉर्मूला आ गया। ये जो स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर के लिए ये इनर पॉइंट है, तो इसीलिए इनर पॉइंट के लिए कितना होता है पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन, नेट पोटेंशियल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, मतलब Q ही हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा अपॉन B, क्लियर है, अपॉन क्या आ जाएगा B आएगा, क्लियर है बेटा। तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो Q1 और Q2 की, रिजल्ट सेम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपके बेटा, क्लियर है।
तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था वहां पे भी, ठीक है। वहां पे अब ये था बेटा, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग ये चीज सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने डिफरेंस अभी भी डिफरेंट ही कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है, बट ये मैंने नेट चार्ज कंसीडर किए हुए हैं उनके, ठीक है। तो अब वही बात बेटा मैंने सीधा क्या कर लिया था, यहां पे मैंने क्यू ले लिया था, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव लिया था उतना ही इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया था, नेगेटिव ले लिया था, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव और इसका जो नेगेटिव होगा यहाँ पे आके क्यू के साथ ऑब्वियसली आता है बेटा। नेट चार्ज यहाँ पे जो मैंने Q2 लिखा था ना अभी, वो नेट चार्ज था बेटा, मतलब Q माइनस Q2 इक्वल्स टू Q2 आ जाएगा, वहां से सीधा इन रिजल्ट से सीधा नेट चार्ज आएगा हमारे पास, ठीक है। और ऐसे करके मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई थी आपको चार्ज। तो देखो बेटा ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट जो आपको कंफ्यूज कर रहा था, बट इसके बिना भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। अगर अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है तो जब हम मिलेंगे बेटा तब आपका ज्यादा क्लियर कर देंगे आमने सामने बैठ के, ठीक है। क्योंकि ऐसा जितना देखो मेरे को लग रहा है कि आपको जो दिक्कत आ सकती है वो मैं आपको थ्रू बता रहा हूं, बट मुझे नहीं पता अभी भी आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, तो वो जब आमने सामने बैठेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो वो तब क्लियर कर देंगे अगर अभी भी कोई रह गया, बट मेरे को नहीं लगता अभी क्लियर कोई डाउट रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे केसेस बेटा पैरेलल रख के समझाए हैं आपको। दोनों केसेस पैरेलल रखे हैं, इधर क्या हो रहा है और उधर क्या हो रहा है, जब आउटर सरफेस लो पोटेंशियल पे है और जब इनर सरफेस लो पोटेंशियल पे है क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है बेटा। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि इनर सरफेस जो है उसके ऊपर पोटेंशियल 0 होना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे नहीं इमेजिन नहीं कि आप Q1 Q2 जैसे मैंने अभी लेट करके दिखाया, आप Q1 Q2 लेट करके देख लो बेटा, ठीक है। तो उससे तो कोई नहीं है ना मैंने इंडक्शन दिखाई ना कंडक्शन दिखाई, सिर्फ लेट कर लिया थी Q1 Q2 है चार्ज, ठीक है। तो वहां से आपकी और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपका ये पार्ट क्लियर होगा। इसके साथ आपका कैपेसिटेंस वाला पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। आपका फर्स्ट जो पार्ट था कूलम्स लॉ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल प्लस कैपेसिटेंस, तो ये खत्म हो चुका है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स है क्लियर करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू।